विद्यापीठ में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट के दो लेक्चर में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं तक जाना था। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं एक्चुअली। ठीक है, परिमेय संख्याएं मैंने बेसिक उसका कॉन्सेप्चुअल लिया था कि फ्रैक्शन से मैंने तुम्हें समझाया था कि फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है ना a/v, जहाँ a अंश और b हर, इस तरीके के फॉर्म में कोई भी नंबर यदि लिखा है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में जिसे कहते हैं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं कि रेशनल नंबर है। उसमें कंडीशन एक आती है कि ए और बी, यानी कि दो नंबर मैंने लिए थे अंश और हर। अंश को मैंने ए बोला था और बी को हर बोला था। अंश और हर दोनों के दोनों जो है ना इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, और b का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी b डज नॉट इक्वल टू 0। b का मान कभी भी हम शून्य नहीं ले सकते। तो इस तरीके के नंबर जितने भी होंगे जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे a/b की फॉर्म में, या b का मान कभी भी शून्य ना हो, तो उनको मैंने बोला था ये परिमेय संख्याओं। फिर परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं में डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में जिसे कहते हैं दशमलव प्रसार, कैसे कैसे होते हैं। तीन कंडीशन लेके मैंने बताया था a/b जब टर्मिनेटिंग होता है यानी समापन वाला, खत्म हो जाती, तो उनको कहते हैं शांत या समापन दशमलव संख्याएं। ठीक है, दूसरा वाला केस था जिसमें बार वाले थे, 1/3 लिया था, 1/9 लिया था, 2/9 लिया था, 1/9 करके मैंने समझाया था। तो अब उसके आगे मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब जो है ना रियल नंबर, मेनली जो रियल नंबर तुम्हारा स्टार्ट होता है यानी इंग्लिश में रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो अब जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन तो मैंने सीख लिया था। ये जितने भी नंबर पढ़े थे ये सब रियल नंबर में ही आते। ठीक है, नेचुरल नंबर से मैंने स्टार्ट किया था। नेचुरल नंबर भी मैंने जब पूर्णांक पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक में मैंने बताया था कि सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो है ना वो पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ऐसे सभी फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो भी फ्रैक्शन जो होते हैं वो रेशनल नंबर का पार्ट होते हैं। तो पूर्णांक में मैंने ये चीज़ें जानी थी कि प्राकृतिक संख्याएं सभी की सभी जो होती हैं वो सभी पूर्णांक का ही पार्ट होती हैं, यानी पूर्णांक होती है जो सेट होता है ना 1 से लेके आगे तक का। ठीक है, फिर 0 से लेके आगे तक का जिनको मैंने पूर्ण संख्याएं बोला था वो भी जो है ना एक पूर्णांक का ही सेट होता है। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव, फिर मैंने बताया था निगेटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, इवन नंबर वो। ठीक है, अब आगे जो मुझे बेसिकली यहाँ से जानना है डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसे दो तीन तरीके से मैथ में तुम्हारे 10th के चैप्टर में बताया है। कहीं कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और अर्थमेटिक थ्योरम, ये तीन नाम से जाना जाता है। बेसिकली है कुछ नहीं, एल्गोरिथम जब वर्ड आता है ना एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम उसका मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप करके किसी भी सिस्टम को यानी कि किसी चीज़ को हम एक सिस्टम में लिखें, एक स्टेप के जरिए लिखें, जैसे हम जाते हैं कहीं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, उस तरीके से कोई प्रोसेस जो होती है ना, एक छोटे जहाँ से स्टार्ट करते हो अंत तक जो हमें स्टेप या चरण, जिन चरण को फॉलो करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इंग्लिश में पहले मैं लिख दे रहा हूँ EUCLID, यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और इसी को एल्गोरिथम भी कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा के एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोई काम को करने की। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन लेमा। एल्गोरिथम के लिए प्रमेय का। ठीक है,
इसे मुझे पढ़ना है। इसे पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे ना, हम डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं, भाग देने की प्रोसेस क्या होती है। तो तुमने बचपन से अब तक जो पढ़ा है ना, जैसे कोई मैं नंबर लेके चलता हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर को कंसीडर करो कि जैसे 12 को, जैसे 12 है, 12 को 4 से भाग देना, तो तुम सीधा दे दोगे कि 4 तिया 12, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, इसे एक फैंसी वे में कहने का तरीका है, यानी कि अपग्रेडेड जो वर्जन है उसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से मुझे पढ़ना है, जैसे जैसे अपना सिलेबस स्टैंडर्ड बढ़ता है तो उन चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज आता है कि उनको फैंसी वे में मुझे अपग्रेडेड जो वर्जन है उसे कैसे कवर करना है, ठीक है। तो उस पर मैं बात करता हूँ। आइए, जैसे जब भी मैं किसी नंबर को, मैं 4 को मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 4 में मैंने डिवीजन किया 2 का, ऐसे ही करते हैं, ठीक है सब लोग। तो 2 जिससे मैं भाग दे रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है। जिसे भाग दे रहे हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, और जो भाग देने के बाद में यहाँ पे जो आता है उसे कहते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट, ठीक है। जैसे 2 का भाग दिया और इधर कुछ यदि बचता है तो उसे अपन रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। अब मैंने 2 से जैसे इसको भाग दिया तो 2 मेरा हुआ डिवाइजर, ठीक है। 4 जो है ना मेरा, ये 4 यहाँ पे जो आएगा भाग देने के बाद में, इसे कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। और 2 से जब 4 को भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कितनी बार जा रहा, 2 टाइम्स जा रहा, जितनी बार भाग जा रहा उसे कहते हैं क्वोशेंट, ठीक है। तो 2 दूनी 4, अब माइनस करेंगे ना तो ये नीचे वाले नंबर को 4 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा 0 हुआ, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये हर किसी को आती है, खाली हमको ये जो नाम सीखने हैं ना, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा इनने किस तरीके से हमको बताया, ठीक है, वो चीज़ें थोड़ी समझनी है। तो ये डिवाइजर हो गया, जिस नंबर से भाग देते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं, जिसको भाग देते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, भाग देने के बाद में जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसे क्वोशेंट कहते हैं, जो बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इस चीज़ को यदि, जैसे ये डिविडेंड है, अब मुझे यहाँ डिविडेंड तक आना है कि डिविडेंड मुझे कैसे मिलेगा, कि जैसे मैंने बड़ा नंबर है, छोटा तो समझने में बहुत आसान है, ठीक है, बड़ा नंबर है, जैसे मैंने 12 को 4 से भाग दिया तो 4 तिया 12 आ गया, तो 12 कैसे आएगा वो इनने बताया है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो 12 है ना, डिविडेंड कैसे फाइंड करोगे, वो चीज़, डिविडेंड को कैसे निकालोगे, वो चीज़ें तुम्हें पता करनी है। तो डिविडेंड निकालने का तरीका ये होता है, यदि मैं डिवाइजर को ए से डिनोट करूं, ठीक है, सॉरी, डिवाइजर को बी से डिनोट करूं, और जो डिविडेंड जिसे मैंने भाग दिया था उसे मैं स्मॉल ए से डिनोट करूं, और क्वोशेंट को क्यू से डिनोट करूं, स्मॉल क्यू से, ठीक है, और रिमाइंडर को स्मॉल आर से डिनोट करूं, ठीक है। तो बस ये कहता है, जैसे 12 मेरा 4 था, 4 कैसे आया था, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर जो है ना जोड़ दो, तो मेरा ये जो है ना डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो डिविडेंड मैंने बोला ए इज इक्वल टू कब मिलेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, यानी कि बी इज टू क्यू, स्मॉल क्यू लिखा, बी क्यू प्लस आर, जो रिमाइंडर बचा उसे जोड़ देते हैं, तो ये जो फॉर्म बनती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये डिवीजन लेमा है। इसमें कंडीशंस ये हैं कि ए और बी मतलब ए जिस नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा और हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्या, धनात्मक। ए और बी जिसको भाग दे रहे हो, जिससे भाग दे रहे हैं, वो दोनों के दोनों, यानी कि डिवाइजर और डिविडेंड दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, कंडीशंस है, ठीक है, ये चीज समझना बस। तो कंडीशंस क्या लगेगी, 2 कंडीशन से अप्लाई होती हैं, ए जहां ए एंड बी, ए और बी क्या है, ऐसे करके लिख देते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरी कंडीशन जो रिमाइंडर है, ठीक है, जैसे मैंने 2 से भाग दिया था
तो 2 से भाग देने के बाद में यदि 5 होता मेरा तो कितना रिमाइंडर बचता है 1। इस चीज़ से मुझे पता ये चल रहा है, जैसे रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 बचा, तो ये जो है ना मेरा डिवाइजर रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर स्मॉल आर की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्मॉल आर हमेशा या तो बराबर होगा किसके, 0 के। रिमाइंडर कितना बचा था, इससे कम तो केस आ नहीं सकता ना। यदि कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो रिमाइंडर 0 बचा, 0 के केस में कुछ बचेगा नहीं, या तो 0 के बराबर ही हो गया वो, ठीक है। तो ये तो 0 के बराबर है, इसका मतलब आर की वैल्यू जो है ना 0 के या तो बराबर है या उससे बड़ा है, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर आर का मान जो है ना कभी भी इस डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइजर के बराबर हो जाएगा। यदि 2 जैसे मैंने लिया था, 5 4 बार दिया, ठीक है, 4 को मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 कट गया, 5 होता तो 1 मेरे पास शेषफल बचता। यदि मैं 2 ले लेता, क्या बोला, 2 ले लेता तो फिर से कट जाता, 6 हो जाता, तो 2 3 6 3 कट जाता, तो इसके बराबर नहीं हो सकता। वही चीज लिखी है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है, ठीक है, उसे छोटा कहते हैं, ठीक है। तो आर का मान कितना, या तो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आर का मान छोटा होगा किससे, इस डिवाइजर से, डिवाइजर यानी कि v, ठीक है। ये जो 2 कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशन को फॉलो जब हम करेंगे, a और b पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है ना, r का मान जो है ना 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, और डिवाइजर यानी कि b से छोटा होना चाहिए, b से बराबर नहीं हो सकता। बराबर हो जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, या बड़ा तो होने का कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी समझ आई कि जब पॉजिटिव इंटीजर की मैंने बात की है कि डिविडेंड मेरा पॉजिटिव है और डिवाइजर भी पॉजिटिव है, तो क्वोशिएंट तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला ही है, रिमाइंडर भी पॉजिटिव आने वाला है। तो ये अंडरस्टूड चीज है, इस पर हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो मेरा फॉर्म बनता है, इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब शायद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिवीजन मैंने लिया था ना, ठीक है, जो भाग देते हैं, ये तो हर किसी ने सीखा है। इस एग्जाम्पल को लेके बस इसी चीज को करना है। अब जो इसका स्टेटमेंट देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का या एल्गोरिथम है क्या, मैं इसे डिफाइन करूं, ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद में। जैसे एग्जाम में आ जाता है कि इसका स्टेटमेंट दो, तो स्टेटमेंट ये होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ना सत्यापित कथन है। सत्यापित का मतलब प्रूवन, जो प्रूव किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, प्रूव किया हुआ यूक्लिड डिवीजन लेमा एक सत्यापित कथन है जिसको अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी एग्जाम्पल, इतनी सी लैंग्वेज उसकी लिख के, फिर सिर्फ ये चीज़ तो मैं समझानी है कि ए को मैंने, ठीक है, यदि मैं इसे ए ले लेता, इसी ए की जगह पे, जैसे मैंने 4 को मैंने क्या बोला था, डिविडेंड को ए से डिनोट किया था, तो ए। अब मैंने ए और बी क्यों माना है, क्योंकि ए और बी दो मैंने एक वेरिएबल ले लिए, इनकी वैल्यू है ना चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, ए का मान कभी कुछ होगा, बी का मान कभी कुछ होगा, लेकिन प्रोसेस मेरा यही रहेगा, स्टेप्स मुझे यही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए में मैंने भाग दिया, किसका दिया, बी का, आया क्या, क्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये आया आर रिमाइंडर। तो ए मुझे कैसे मिलेगा, जैसे ये करते थे ना, मैंने बताया था इस डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दो, तो वो चीज़ ये आई। ये लिखने के बाद में ये करके, ठीक है, यहाँ से आओगे, ये दिखाओगे इसके जस्ट नीचे, और जहाँ ए और बी या ए एंड बी पॉजिटिव पूर्णांक हैं, और जो है ना आर का मान कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा और बी के बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा, ठीक है। इतनी सी कंडीशन है। जैसे 3 का केस में लेके चलूँ, 3 का केस लेके चलूँ, 3 का मैं भाग दूँ, जितना डिवाइजर होता उससे एक कम उसके रिमाइंडर बचने के चांस होंगे। जैसे मैंने 2 का डिवाइड किया, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, तो रिमाइंडर बचने के सिर्फ 2 ही केस हैं। ऐसे 3 से भाग दें, जैसे 3 का कोई नंबर मैंने ले लिया, सबसे छोटा लेके चलते कि 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 को, तो 3 दूनी 6, ठीक है, रिमाइंडर
आर की वैल्यू शून्य हो गई, आर की वैल्यू शून्य हो गई, यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू तक ही रह गया मेरा, ठीक है। फिर क्या कंडीशन तो हम पहले ही फुलफिल कर रहे हैं कि ए और बी पूर्णांक हो और बी जो है ना आर का मान शून्य और बी के बीच में हो, बी के बराबर नहीं आएगा, बी से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। इसे पढ़ने का तरीका ये है। तो 3 का केस लिया, फिर मैं 4 से भाग दूं, 6 लिया था ना, सॉरी 3 दूनी 6, अब 7 ले लो तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर 8 ले लो तो 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। एक तो रिमाइंडर देखो कितने बचे, पहला 0 बचा, फिर 1 बचा, फिर 2 बचा। अब मैं 9 को यदि 3 से फिर से भाग करूं तो 3 त्रिका 9 कंप्लीटली यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, मतलब पूरा का पूरा भाग चला गया, कुछ बचा नहीं है। फिर वही प्रोसेस आएगी, यानी कि ये जो कंडीशन है यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा, निष्कर्ष ये निकल रहा कि जो भी डिवाइजर होता उससे एक कम तक रिमाइंडर निकल के आएगा, ठीक है। 3 का दिया था तो एक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता, 3 आ जाएगा किसी भी नंबर में ऐड हो जाएगा जो 3 से डिविजिबल है या उसका मल्टीपल है, तो वो फैक्टर हो जाएगा उसका, कंप्लीटली डिवाइड ही करेगा उसको, ठीक है। यहाँ तक तो कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है। ऐसे ये चीज़ समझने की बात सिर्फ ये है कि बी की वैल्यू क्या है। कभी बी के केस में हम जैसे यहाँ पे ये जो फॉर्म लिया मैंने, ठीक है, बी की वैल्यू 3 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, ठीक है। और आर मेरा जो है ना फिर 3 से करेंगे तो सिर्फ 2 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, 3, 0 बचेगा, 1 और 2, 3 केस बचेंगे, ठीक है। ऐसे 4 से करेंगे तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 आ जाएगा तो फिर से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलता ही रहेगा। नंबर कोई सा भी अपने दिमाग में सोच लो, बस कंडीशंस इतनी है कि ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए, ए और बी पॉजिटिव होने चाहिए, फिर इस कंडीशन को तो फुलफिल कर ही जाएगा, ठीक है। बस इतना सा समझना है। ये है मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस पे चल के ना मुझे अपने एक्सरसाइज पे अभी हम चलते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ही आता है, हमेशा आने वाला, 100% आता है, एक प्रूव करने वाला। और छोटा सा यदि कोई MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसे अपन कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर तक या 2 नंबर, तो हमेशा HCF की बात करते हैं कि 2 नंबर दे देंगे। मेनली जो तुम्हारे सिलेबस में है वो 2 नंबर के बीच में HCF फाइंड करना, या 3 नंबर के बीच में, 2 या 3 का। अब हम क्या करते हैं, जब भी मैं अभी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, HCF की जब भी बात करेंगे, HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन ओबेनिस्ट, फैक्टर मीन्स गुणक, ठीक है। जैसे 3 और 12 या 6 और 12 की मैं बात करूँ, 6 और 12, मैं 6 और 12 में मासा की बात करूं, ठीक है, कि 6 ले लिया मैंने, 12 ले लिया, एक जगह 6 ले लिया, 12 लिख लिया, इसका मुझे मासा फाइंड आउट करना है। मासा पा हिंदी में जिसे कहते हैं मातम समावर्त, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे HCF। इन 2 नंबर का HCF मुझे यदि फाइंड आउट करना है, और यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। किसी भी प्रोसेस को, जो प्रोसीजर होती है किसी चीज़ को सॉल्व करने की, उसको जो सीरीज होती है, स्टेप्स की सीरीज, उनको अपन कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है, इंग्लिश में। 6 और 12 के बीच में यदि हम HCF निकालें 6 और 12 का, तो कैसे निकालेंगे। 6 का यदि मैं मल्टीपल लिखूँ ना तो क्या होगा, फैक्टर लिखूँ 2 गुणे 3, ऐसे ही 12 के लिखूँ तो 2 गुणे 3 गुणे 2। अब मैंने क्या बोला, देखो हम 2 भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी डेफिनेशन क्या है, HCF की डेफिनेशन मेरी ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो, या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी नंबर हो उनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा। और वो जो कॉमन फैक्टर होगा वो सब नंबर को ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा देखो, एक 2 भी है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, लेकिन 2 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, मेरी डेफिनेशन से ये कहती है, महत्तम समावर्ती की जो मेरी डेफिनेशन है वो यही कहती है, परिभाषा यही कहती है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ओबेनिस्ट जो है ना, गुणनखंड चाहिए। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 3 और 3, तो इसका लासा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया लासा की कंडीशन, जिसे HCF, ठीक है। तो HCF फाइंड आउट करना है
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। जितने भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले आते हैं, सिद्ध करने वाले आते हैं, वो तुम्हारे 4 नंबर या बड़े में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें निकालना क्या है, अभी मुझे क्या है कि इसमें जो है ना, हम निकालेंगे कैसे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके या प्रयोग करके कि हम 2 या 2 से अधिक नंबर के बीच में हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है, हम सबसे पहले बड़े 2 नंबर कितने भी दे रखे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 नंबर है या 2 नंबर है, मेनली तुम्हारा 2 से ही स्टार्ट होता है, एक आध है सवाल जो 3 नंबर पे भी जाता है। तो जो मेन है ना तुम्हारा, जैसे 2 नंबर मैंने लेके चला, ठीक है, 2 नंबर लेके चला तो सबसे पहले बड़ा नंबर तुम निकालोगे, ठीक है। जैसे A और B क्या है, A कोई 2 नंबर है, ठीक है, यही वाला सवाल समझो, ये वाला जैसे 6 और 12 का है, 6 और 12 का केस है, ठीक है। 6 या 13 लेके चलो, या सॉरी 6 12 ही लेके चलते हैं, ठीक है, 6 12 लेके चलते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है, ठीक है, उसे हम बनाएंगे डिविडेंड, और जो छोटा है उसे डिवाइजर बनाएंगे। उससे पहले कंडीशंस होती है, हम ये लिखेंगे सबसे पहले कि 12 इज ग्रेटर देन 6, जिधर ये मुंह खुला होता है वो बड़ा, ठीक है। ये हो गया, सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि बड़ा नंबर कौन है, फिर छोटा कौन है। फिर हम आएंगे स्टेप 1 में दिखाएंगे। अब क्या करेंगे कि 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो 12 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 6 गुणे 2, 12 बराबर लिखेंगे, 12 बराबर 6 दूनी 12। अब देखो रिमाइंडर मेरा यहीं पे 0 हो गया, और क्या 0 हो गया। हमें ये स्टेप्स जब तक फॉलो करने हैं जब तक रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आता, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता जब तक फॉलो करना। और जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हमेशा डिवाइजर बना के, और पिछला वाला जो डिवाइजर है उसे डिविडेंड बना के, ये जो कंटिन्यूस जो है ना डिवीजन की प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप करके हर बार, ठीक है। जहाँ पे भी मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं पे हम कह देंगे कि ये जो 2 नंबर के बीच का जो लास्ट वाला होगा डिवाइजर, लास्ट वाला जो आएगा उसे कह देंगे कि ये 2 नंबर के बीच का, ठीक है, 2 नंबर के लेके चल रहे हैं, उन 2 नंबर के बीच का ये HCF है, उन 2 नंबर का HCF है, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली हम आते हैं तुम्हारे क्वेश्चनों पे भी आते हैं। तुम्हारा फर्स्ट है ना एक्सरसाइज में, पहले की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1A, ठीक है। फर्स्ट ए, पहला क्वेश्चन है, पहले का ए पार्ट, ठीक है, 135 और 225। पहला क्वेश्चन आता है कि दे रखा है तुम्हारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट में 3 दे रखे हैं A B C। तो पहला ए पार्ट है, उसमें ये बताया है कि 135 और 225 का HCF फाइंड आउट करो यूजिंग क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके 125 और 225 का HCF फाइंड आउट करो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 135, 225 का HCF निकालना है, ठीक है, बोल दिया मैंने, वो तो अभी तुम लिखना, यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर में बड़ा नंबर देखेंगे, जो बड़ा नंबर है सबसे पहले उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा सॉल्यूशन शुरू होता है, हल। तो हम सबसे पहले दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, 225 इज ग्रेटर देन, मतलब ये बड़ा है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा है। तो 225 बड़ा ही है भाई 135 से, तो 135 से बड़ा है। 135 से जब बड़ा है तो फिर अब मुझे जो है ना एल्गोरिथम यानी कि सीरीज ऑफ स्टेप्स जो चरणों का मेरा जो सीरीज है, श्रेणी है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ही स्टेप्स को बार बार फॉलो करते हैं, जो पिछला वाला डिवाइजर है रिमाइंडर से उसे भाग देते चलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में जब तक 0 नहीं हो जाएगा जब तक हम चलते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भाग देंगे, 135 से भाग देंगे 225 को, 135 225, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले स्टेप 1 यानी कि चरण 1 हिंदी में जिसे कहते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, 135 से मैंने, ये मेरा क्या हुआ, ये डिविडेंड हुआ, ये डिवाइजर हुआ, जिसे ए कहते थे ना, इसे बी कहते थे। अब 120 से डिवाइड कर रहे हैं, 135 एकम 135, ठीक है।
135 माइनस करोगे तो 5 से 5 जीरो, और ये हुआ 12, 12 से 3 गया 9, ये हुआ तुम्हारा 90। ठीक है, 90 हो गया। अब जो 90 मेरा रिमाइंडर बचा, मैंने क्या बोला था, जो रिमाइंडर बचता है उसे नेक्स्ट केस में, इसे ऐसे कर लो, ठीक है, नेक्स्ट केस में उसे हम बनाएंगे डिवाइजर, और पिछले वाला जो डिवाइजर है उसे बना देंगे डिविडेंड। ये प्रोसेस मेरी फॉलो होती रहेगी। ठीक है, पहले केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर क्या 135, कितनी बार, एक बार पाड़ा पड़ा, एक बार पाड़ा पड़ा। ठीक है, तो 1 प्लस कितना आया 90, 90 आया, तो हम क्या बोलेंगे, आर डज नॉट, ये रिमाइंडर ही है ना, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि आर यानी कि रिमाइंडर, ये इक्वल का निशान और ऐसे करके काटने पे डज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है जीरो के, शून्य नहीं है ना, आर का मान शून्य हो जाता, कब होता, सीधा सीधा कटता। ठीक है, जैसे 135 यहाँ 270 होता तो 135 दूनी 270 कट जाता है, मेरे पास जो है ना रिमाइंडर जीरो आ जाता है, लेकिन जीरो नहीं है, बचा है मेरे पास। तो आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, जब आर की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, कि ये जो स्टेप्स है ना, अब मुझे अगले स्टेप्स में जाना पड़ेगा, और स्टेप्स जो है ना इसमें ऐसा फिनिश नहीं होता है कि तुम्हें 4 स्टेप्स ही जाना, बस प्रोसेस ही है, जितने भी स्टेप्स जाएंगे हम कब तक जाएंगे, जब तक जो है ना रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, दूसरा स्टेप्स लेंगे, स्टेप 2 लिया मैंने, स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम जो है ना स्टेप 2 में करेंगे 135। ठीक है, 135 लिखेंगे, 135 बराबर क्या करेंगे, अब इस 135 को 90 से मैंने भाग दिया। ठीक है, तो 90 90 90 एकम 90, ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा 45, 5 और ये 13 से 4 45 बचा। ठीक है, अब ये 45 है ना, अब फिर से क्या है, तो 90 एकम 90, ठीक है, इसे लिखेंगे 90 गुणे 1, फिर रिमाइंडर मेरा बचा, रिमाइंडर कितना बचा 45, तो फिर यहीं पे लिखेंगे कि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर का मान अभी जीरो नहीं हुआ है, आर का मान जब जीरो नहीं हुआ है तो हमें तीसरे स्टेप्स में जाना पड़ेगा। तीसरे अगले स्टेप्स में कब जाएंगे, जब वैल्यू शून्य नहीं हो, जब वैल्यू शून्य हो जाएगी तो वहीं मेरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 नंबर है, 3 नंबर है तो अगला नंबर भी मुझे लेना पड़ेगा, तो हम स्टेप 3 में जाएंगे। अब आएगा स्टेप 3, स्टेप 3 में हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे कि अब हम दिखाएंगे आर डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो 45 मेरा बच रहा ना, इस 45 से हम डिवाइड करेंगे किसको, पिछले वाला जो डिवाइजर है उससे, 90 को, 90। ठीक है, तो 45 दूनी 2 बार चला गया अपना, 45 दूनी 90। अब रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो मैंने क्या बोला था, जो लास्ट वाला रिमाइंडर है डिवाइजर, जिस डिवाइजर से मेरा रिमाइंडर जीरो आ रहा है वही वाला डिवाइजर मेरा HCF होगा, उन 2 नंबर या अधिक नंबरों के बीच के भी 2 नंबर मेनली लेके चलेंगे, तीसरा भी होगा तो फिर उसके साथ में मुझे यही प्रोसेस है ना फॉलो करना पड़ेगा। तो 45 दूनी 90, 45 मेरा लास्ट डिवाइजर है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि 45, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 गुणे 2, 45 दूनी 90। अब देखो रिमाइंडर आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस वही था, ये वाला ये नंबर हो गया 225। ठीक है, इससे डिवाइड किया, ये क्वोशेंट इतनी बार गया, ये रिमाइंडर, ऐसे करके। अब रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ गई तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो है तो क्या बोलेंगे, इसलिए फिर 135 यानी कि 135 और 225 का HCF जो है ना, 135 और 225 का HCF कितना होगा, लास्ट वाला जो डिवाइजर होगा। ठीक है, जिससे मेरा रिमाइंडर जीरो हुआ, जिस डिवाइजर से मेरा रिमाइंडर जीरो आया है वो डिवाइजर मेरा HCF होगा उन 2 नंबर के बीच का। ठीक है, तो आएगा आंसर कितना हुआ, 45। पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन जो तुम्हारे लगभग 5, 6,
7 क्वेश्चन तक ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। ये कोशिश करना करने की, नहीं तो फिर मैं कल इनको आगे कैरी करूँगा, ठीक है। थैंक यू।